नमस्कार, जय हिंद साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पर डे शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए जीके जीएस और हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस का कितने क्वेश्चंस दोस्तों उसमें रहते हैं 40 एमसीक्यू रहते हैं, जो कि यूपी पुलिस के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कि अभी 8, 9 और 10 जून को एग्जाम देना है, और एसएससी जीडी वालों का एग्जाम थर्ड फेज का कल से स्टार्ट हो रहा है 18 से 23 मई तक। उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आप लोग अगर एक इस सेशन को कंप्लीट देखते हैं, पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है लास्ट तक, तो आप लोग यकीन मानिए 3 से 4 क्वेश्चन जब कल आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग केवल एक इस सेशन से पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का अपना इंपॉर्टेंट सेशन देखते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेशन है, तो आप लोग मुझको अपना जो भी इसका आंसर निकल के आए वो कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है, किस देश ने 1 अक्टूबर 2025 से के वीजा शुरू करने की घोषणा की है? करंट का क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ लेगा कि के वीजा किस देश ने शुरू करने की घोषणा की है? अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने या जापान ने? दोस्तों चीन ने अभी शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेम योजना के तहत, स्टेम का मतलब यस से हो जाएगा साइंस, टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियर और एम से मेडिकल। ठीक है, यानी कि साइंस के, टेक्नोलॉजी के और इंजीनियर और मेडिकल के जो भी छात्र हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी युवा प्रतिभा है, उन सभी के लिए के वीजा प्रणाली की शुरुआत अभी चीन ने किया है। ठीक है, कि हमारे यहाँ आइए और अपनी प्रतिभा दिखाइए। बहुत ही ज्यादा अच्छी बात अभी चीन ने स्टार्ट की है। अब दोस्तों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया, इसको तो आप लोगों को अच्छे से देखना ही है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 वालों के लिए हम लोगों ने आज अभी सुबह 11 बजे मैथ का एक ये इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट करा है, जिसमें कि हम लोगों ने टॉप 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद हम लोगों ने डिस्काउंट से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, किससे? डिस्काउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, सीपी और सी मतलब एसपी से लिए हैं। हम लोगों ने क्या कहते हैं दोस्तों उसमें एलिगेशन से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, और हम लोगों ने मतलब क्या कहते हैं 3D से भी एक दो क्वेश्चन लिए हैं। हम लोगों ने क्या कहते हैं एवरेज से भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चन में कम से कम 6 से 7 टॉपिक कवर कराए हैं। तो आप लोग ये जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सेशन लिया है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस सेशन को देखिए, उसके बाद मैथ का सेशन भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना हमारा आज का क्या कहता है? कह रहा है 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? यूपी पुलिस वालों, आप लोग इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में छाप लेना। ठीक है, आप लोगों के दिमाग से ये क्वेश्चन निकलने ना पाए। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव, पता है दोस्तों, क्योंकि मुझको बहुत से जो बच्चे हैं वो कानपुर ऑप्शन लगा रहे हैं, लेकिन उनका कानपुर क्या है, गलत हो जाएगा। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? वाराणसी, यानी कि बनारस में। क्योंकि गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और गंगा में दाहिनी तरफ से यानी कि राइट हैंड साइड से यमुना और कौन सी सोन नदियां, यमुना और सोन, ये दोनों राइट हैंड साइड से गंगा में मिलती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से तो बहुत सी नदियां मिलती हैं। इसमें कि घाघरा, गंडक, महानदी, रामगंगा, कोसी, ये सभी हो जाएंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी पूछ लेता है कि यमुना की सबसे बड़ी मतलब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है यमुना। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कोशिका यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश में सेल। ठीक है, बायो का है तो जरा अच्छे से इसको देखना। किसी जीव का खाली स्थान जीवित भाग होता है। कोशिका किसी जीव का सबसे बारीक जीवित भाग होता है, सबसे छोटा जीवित भाग होता है, सबसे पतला जीवित भाग होता है, या सबसे लंबा जीवित भाग होता है? कोशिका दोस्तों सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी जीवित इकाई है कोशिका किसी भी जीव की। ठीक है, इसको हम लोग कोशिका को क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, अपने मतलब जीव की यानी कि जीवधारी की। ठीक है, यह स्वतः जनन की क्षमता रखती है कोशिका। सजीवों की सभी क्रियाएं कोशिका में ही होती हैं, और कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 4। कह रहा है वांगला, ये दोस्तों बांग्ला नहीं है, ये यहाँ पे वी है, वांगला। वांगला खाली स्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
वांगला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का, मेघालय का, बिहार का या मिजोरम का? बहुत से बच्चे इसमें फंस रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। दोस्तों ये मेघालय का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने लिखा था वांगला। वांगला कहाँ का है? मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये दोस्तों गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा। और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जनजातियां पाई जाती हैं, फेमस जनजातियां हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। और जब 21 जनवरी 1972 को मेघालय का, मणिपुर का और त्रिपुरा को, कब? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है मूल कर्तव्यों की सूची उपधारा जी किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को दोस्तों अपने संविधान में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या अभी इस समय प्रेजेंट में 11 है हमारे संविधान में। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, यह भी आप लोग जरूर याद रखना। तो हमसे कह रहा है कि उपधारा जी किससे संबंधित है? यह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा से और उसके संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपधारा जी है जो, वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन यानी कि उसका बढ़ावा यानी कि उसको विकसित करना है, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने सब बता दिया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? चीन के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? प्रदेश वाले 3 राज्य हैं, इसमें से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, चीन के साथ हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, चीन के साथ सिक्किम और लद्दाख, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ये भी चीन के साथ सीमा साझा करता है। और भारत देश 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसमें सबसे पहला आ जाता है पाकिस्तान नल्ला, नंबर दूसरे में आ जाता है अफगानिस्तान, नंबर तीसरे में आ जाता है चाइना, नंबर चौथे में आ जाता है भूटान। ठीक है, कौन हो जाएगा? भूटान। उसके बाद हो जाएगा नेपाल। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, ये हो जाएंगे म्यांमार। ये 7 देश, इनसे भारत अपनी सीमा साझा करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार की वित्तीय लेन देन में सक्षम बनाती है। कौन सी? अंतरराज्यीय बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, एकल प्रविष्ट प्रणाली एक इंटरनेट भुगतान प्रणाली है, या इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट के द्वारा जो बैंकिंग होती है उसी में ऑनलाइन सब कुछ हमारा काम होता है। ठीक है, कई प्रकार के उससे लेन देन भी होते हैं और हम लोगों को यानी कि ग्राहकों को वित्तीय संस्थान में मदद भी मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता भारत में कब अधिनियमित की गई थी? दोस्तों भारत में 1973 में अधिनियमित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1973 ईस्वी में। वैसे तो दोस्तों मूल रूप से 1809 मतलब कब 98 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको अपनाया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में इसमें कई बदलाव किए गए और 1973 ईस्वी में इसको आधिकारिक रूप से मतलब अपना लिया गया भारत में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अभी अगस्त 2023 ईस्वी में, कब? अगस्त 2023 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके बाद जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था उसकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1973 और जो एविडेंस एक्ट 1872 था उसकी जगह पे साक्ष्य विधेयक 2023 का प्रस्ताव गृह मंत्री के द्वारा रखा गया है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ईस्वी में अधिनियमित की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में दोस्तों, किसके? रॉलेट एक्ट, इसके विरोध में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में। उसी समय जनरल डायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों जिम्मेदार था। इसी ने लोगों से, मतलब इसका जो ब्रिगेडियर था, क्या नाम था उसका? रेजिनाल्ड डायर। इसी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और दोस्तों वहां पर बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार, जनरल डायर दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सामान्य और आर्थिक विकास का खाली स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है? रीढ़ की हड्डी, घुटना, हाथ या पैर? तो भैया सबसे मजबूत होती है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैकबोन, क्या? रीढ़ हड्डी को कहते हैं हम लोग बैकबोन, यानी कि इसको विनिर्माण क्षेत्र को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इसको आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ठीक है, जो विनिर्माण क्षेत्र है ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके सेकंड क्षेत्र, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। फर्स्ट क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि और उससे संबंधित जितने भी व्यवसाय है। और थर्ड क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। तीन क्षेत्र हैं हमारे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्वेश्चन हम लोग 11 देखते हैं। कह रहा है आईपीआर 1956 ने खाली स्थान पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। आईपीआर, आई से हो जाएगा इंडस्ट्रियल, क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल। पी से हो जाएगा पॉलिसी, ठीक है, और आर, आर से हो जाएगा रिजोल्यूशन, क्या? रिजोल्यूशन। ठीक है, यही हो जाएगा औद्योगिक नीति संकल्प 1956। रिजोल्यूशन मीन्स संकल्प। तो क्या कह रहा है कि किस नींव, मतलब किस पंचवर्षीय योजना की नींव रखी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी आईपीआर 1956 ने, और इसी के तहत किस कुटीर और लघु उद्योगों के विकास पर भारत में जोर दिया गया था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये दोस्तों कृषि से संबंधित थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? पहली बार हुआ है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बार हुआ है, इस वजह से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि संसदीय प्रक्रिया में कोरम को खाली स्थान के रूप में समझा जा सकता है। कोरम को किसके रूप में समझा जा सकता है? दोस्तों कोरम को सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या के रूप में समझा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरम में कुल सदस्य संख्या का कितना? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, कितना? 1/10 भाग ये कोरम में रहते हैं सदस्य। ठीक है, लोकसभा में टोटल 550 सदस्य हैं, कोरम में कितने हो जाएंगे? 550 का 1/10, यानी कि 55 सदस्य होने चाहिए लोकसभा में। इसी प्रकार राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य, 1/10 निकाल लेंगे तो 25 सदस्य। ये हो जाएगा कोरम में सदस्यों की संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य खाली स्थान था। हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था? हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 ईस्वी में भारत में हुई थी। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, कौन? एम एस स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को, किसको? नॉर्मन बोरलॉग, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इनको वर्ल्ड में और इनको इंडिया में। ठीक है, हरित क्रांति का जनक। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाद्य में सुरक्षा करनी थी, यानी कि आयात में कमी कर देनी थी। हरित क्रांति, गेहूं और चावल के विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, खाली स्थान को किस रूप में जाना जाता था? भूमिहीन मजदूरों को, जिसमें दास भी शामिल होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको कडेसियार और अदिमई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता था? कडेसियार और कदमई। दोस्तों जो संगम काल था, यानी कि ये दक्षिण भारत का काल था। किसका?
दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में दोस्तों संगम काल में 3 वंशों ने मेन रूप से राज्य किया, एक चोर, उसके बाद दोस्तों चोल और उसके बाद पांड्य। ठीक है, ये 3 वंश मतलब मेन शासक रहे हैं वंश। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में दोस्तों ये स्थित था। 300 ईसा पूर्व से लेकर के कब 300 ईसा पूर्व से 300 ईसवी तक ये दोस्तों संगम काल रहा है। ठीक है, साउथ में इंपॉर्टेंट रहा है। कडेसियार और अदमाई कहा जाता था भूमिहीन मजदूरों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गैस के 1 मोल के लिए सही है? गैस के 1 मोल के लिए, यानी कि ये हम लोगों से गैस समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, गैस समीकरण क्या होता है? ये दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो साइंस के जरूर से जरूर पूछे ही जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, V1/V2 बराबर T1/T2, यानी कि आयतनों का जो उनके अनुपात होता है वो उनके टेम्परेचर के अनुपात के बराबर होता है स्थिर दाब पर। ठीक है, जब प्रेशर फिक्स रहेगा तो जो उनके वॉल्यूम का अनुपात होगा वो उनके टेम्परेचर के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यही दोस्तों गैस समीकरण है। इसी को हम लोग चार्ल्स समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ल्स समीकरण। ठीक है, वैज्ञानिक चार्ल्स ने इसको बनाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? गुरु विपिन सिंह, दोस्तों इन्होंने मणिपुर नृत्य शैली में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर नृत्य शैली, इनको दोस्तों मणिपुर नृत्य का जनक भी कहा जाता है। किसका? मणिपुरी नृत्य का जनक किसको कहा जाता है? गुरु विपिन सिंह को। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। इन्होंने दोस्तों इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय, कौन सा? इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, गोविंद जी नृत्य विश्वविद्यालय इन्होंने खोला। इसके बाद 1972 में इन्होंने दोस्तों कलकत्ता में भी मणिपुर नृत्य विश्वविद्यालय खोला और 1966 ईस्वी में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो गुरु विपिन सिंह मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? शूटिंग गार्ड, अगर खेल से संबंधित क्वेश्चन आता है तो सभी स्टूडेंट ऑप्शन क्रिकेट का देखने लगते हैं। ऑप्शन क्रिकेट का इसमें है ही नहीं। आप लोग बताइए कि अब शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? इसका उपयोग दोस्तों बास्केटबॉल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बास्केटबॉल। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बास्केटबॉल का आविष्कार का मतलब श्रेय किसको दिया जाता है? तो बास्केटबॉल का दोस्तों आविष्कार डॉक्टर जेम्स ना स्मिथ, ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, जेम्स ना स्मिथ। ठीक है, इन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। ठीक है, और 1950 ईस्वी में भारत में भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी दोस्तों, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, एक नर्मदा, एक ताप्ती, एक माही, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, ये दोस्तों पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, ये पश्चिम की ओर यानी कि उल्टा दिशा में चलती है। इस वजह से एग्जामिनर की ये फेवरेट नदियां हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी, वहां से निकलने के बाद उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में और नर्मदा नदी के दक्षिण में, ये उत्तर और दक्षिण है। इसके बाद नर्मदा नदी यहाँ बीचों बीच बहती हुई निकल जाती है। इसके उत्तर में क्या है? विंध्य पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत, ये उत्तर में है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच में बहती है और इसको भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहा जाता है। ठीक है, जबलपुर के पास में दोस्तों ये भेड़ा घाट, इसमें संगमरमर की सेल है, उनको काट करके धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। ठीक है, जबलपुर के पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट। कह रहे हैं नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, फीमेल से क्वेश्चन लास्ट वाला आया है, इंपॉर्टेंट है और करंट का क्वेश्चन है। पहली प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? यानी कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर होने वाली हैं नेपाल की। कौन होने वाली हैं? जरा आप लोग मुझको आंसर बताइए। सुशीला कार्की, सुषमा काजी, विद्या भंडारी या मधवी आचार्य? दोस्तों नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगी? सुशीला कार्की। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जीके जीएस से रिलेटेड। हिंदी के दोस्तों मैं क्वेश्चन आज नहीं लेके आ पाया हूँ,
हिंदी का मैं दोस्तों एक सेपरेट वीडियो अब आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिसमें कि मैं टॉप 40 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, उसमें सभी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना? तो दोस्तों आप लोग अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहें और आप लोगों का जो 2026 में सिलेक्शन का सपना है वो पूरा हो जाए। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह 11 बजे। आप लोगों को मैंने बता दिया है मैथ के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, जिसमें कि हम लोग अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखना। ठीक है? और दोस्तों कमेंट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बता देना। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।